इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दो क्वेश्चंस करा दिया था। एक था स्टेट एंड एक्सप्लेन द नर्स इक्वेशन एंड राइट द नर्स इक्वेशन फॉर द मेटल एंड फॉर द नॉन मेटल इलेक्ट्रोड्स। आपने देखा भी होगा बेटा। और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको SHE का कंस्ट्रक्शन वर्किंग बता दिया था, वो भी 4 मार्क्स के लिए था। अब उसी चैप्टर से और एक क्वेश्चन आता है बेटा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस विद वन न्यूमेरिकल। ये भी एक क्वेश्चन है SAQ, दैट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क के लिए पूछता है। और सवाल ये है, स्टेट Faraday's law of electrolysis, Faraday's law of electrolysis। बेटा ये फैराडेज लॉ पूछा तो आपको दोनों लॉ लिखने पड़ते हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। अगर आपको स्पेशली मेंशन कर दिया कि नहीं ओनली फैराडे फर्स्ट लॉ लिखिए तो फर्स्ट लॉ ही लिखिए, अगर सेकंड लॉ मेंशन कर दिया तो सेकंड लॉ लिख दीजिए, और साथ में एक न्यूमेरिकल जरूर देता है। तो बेटा स्टेट द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में पहले हम 2 लॉ सीखेंगे, इसके कौन से 2 लॉ है, और साथ में एक न्यूमेरिकल भी आएगा, हम बाद में देखेंगे। तो लेट अस से बेटा फैराडे का फर्स्ट लॉ है। अब हो सकता है बच्चों को लॉ याद नहीं हो जाए, तो मैं आपको पहले फॉर्मूला याद करा दूं क्या है। बेटा M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, एक्चुअली ये फॉर्मूला है। अब इसको देख के आप स्टेटमेंट लिखना बेटा, इट स्टेट्स दैट क्या बेटा, M मतलब मास, तो मास ऑफ सब्सटेंस। अब ये फैराडेज में क्या हो सकता है बेटा, मास ऑफ सब्सटेंस या तो डिपॉजिट होगा या तो लिबरेट होगा। समझ में आ गया बेटा, या तो डिपॉजिट होगा या तो लिबरेट होगा। कहां पर, अंडर द इलेक्ट्रोड, अंडर द इलेक्ट्रोड। देखो मैंने वही लिखा, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट लिबरेट अंडर द इलेक्ट्रोड is directly proportional to किससे बेटा, Q। व्हाट इज द Q, क्वांटिटी ऑफ करंट पास थ्रू इट, क्वांटिटी ऑफ करंट पास थ्रू इट, क्वांटिटी ऑफ करंट पास थ्रू इट। देखो फिर से मैं बता दूं, व्हाट इज द फैराडे फर्स्ट लॉ, M प्रोपोर्शनल टू Q। व्हाट इज M बेटा, मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट अंडर द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, क्या है, क्वांटिटी ऑफ करंट पास थ्रू इट। ये फैराडे फर्स्ट लॉ हो गया। अच्छा बेटा ये फर्स्ट लॉ को अभी आप फॉर्मूले में कैसे लिखोगे, तो लिख सकते हैं सर M प्रोपोर्शनल टू Q। बेटा M इज इक्वल टू Z इंटू Q। भाई Z क्या है, M क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस है, वो क्या हो रही, या तो डिपॉजिट हो रही या तो लिबरेट हो रही। Q क्या है बेटा, क्वांटिटी ऑफ करंट है। अब क्वांटिटी ऑफ करंट को कैसे लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू I इंटू टी, राइट बेटा। अब यहाँ पर I क्या है, करंट इन एम्पियर है। I इज करंट किस में आता बेटा, एम्पियर में आता। और टाइम T क्या है बेटा, टाइम इज इन द सेकंड, T इज द टाइम इन किस में आ रहा, सेकंड में आ रहा। और ये Z क्या है, Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, याद कर लो, Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। दैट मीन्स भाई Z का फॉर्मूला क्या आएगा, कैपिटल E बाय 96,500 कूलम, Z का फॉर्मूला है। बोला चलो यहां पर ये तो लिख दो बेटा, जहां Z था वहां Z की वैल्यू डाल दो, E बाय 96,500 कूलम इंटू Q। Q का फॉर्मूला क्या है बेटा, I इंटू टी, E बाय 96,500 कूलम इंटू I इंटू टी। अब ये E क्या है, E इज द इक्विवेलेंट वेट। बेटा E होता है इक्विवेलेंट वेट,
मतलब इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला आपको आना चाहिए बेटा, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। तो ई की जगह डाल दो, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। क्या क्या है बेटा, आई है, टी है, बाय 96,500 कूलम। ये देखो आपका एक फॉर्मूला बन गया फैराडे फर्स्ट लॉ। तो और एक बार बेटा इसको देख के स्टेटमेंट लिखो, फैराडे फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट मास ऑफ द सबस्टेंस क्या हो सकता, या तो डिपॉजिट या तो लिबरेट, कहां पर, इलेक्ट्रोड के नीचे अंडर द इलेक्ट्रोड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, क्वांटिटी ऑफ करंट पास थ्रू इट। M proportional to Q, proportionality constant Z called as a electrochemical equivalent, Z की वैल्यू E by 96,500, Q मतलब quantity of current, I into T डाल दिए, E मतलब equivalent weight, atomic weight by valency डाल दिए, फॉर्मूला आ गया। लाइक बेटा चलो इसी तरह से फैराडे का सेकंड लॉ भी देख लेंगे, आप लिख लो बेटा इसे फास्ट। हम लोग फैराडे का सेकंड लॉ भी देखेंगे और इसी एक न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। चलो बना लिए बेटा, अभी फैराडे सेकंड लॉ देखेंगे अभी हम। बेटा सेकंड लॉ को भी हम लोग जस्ट फॉर्मूले के बेस पे ही लिखेंगे, एक फॉर्मूला बना देंगे उसका स्टेटमेंट देख के लिख लेंगे, फैराडे सेकंड लॉ। राइट देखिए यहां पर फैराडे सेकंड लॉ, बेटा सेकंड लॉ में क्या होगा, m1 by m2 is equal to equivalent weight of 1 by equivalent weight of 2। मतलब m1 और m2 कितना होगा, उसकी जितनी इक्विवेलेंट वेट होगी उतना ही वो डिपॉजिट करेगा। बोले इसको देख के स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं, तो देखो बेटा, इट स्टेट्स दैट, सुनो, इट स्टेट्स दैट
m का मतलब है मास ऑफ द सब्सटेंस। अभी भी आपको पढ़ाया था सब्सटेंस क्या कर सकता है बेटा, या तो वो डिपॉजिट होगा या तो वो लिबरेट होगा। कहां पर? अंडर द इलेक्ट्रोड। तो मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट अंडर द इलेक्ट्रोड, अंडर द इलेक्ट्रोड is directly proportional to, मतलब ये ऐसा है बेटा, is directly proportional to their equivalent weight, बेटा directly proportional to their equivalent weight। मतलब यहां पर m1 क्या है बेटा, m1 is a mass of substance 1, बेटा E1 is the equivalent weight of that substance या element 1। तो m2 क्या हो गया, mass of the substance 2, E2 is the equivalent of the substance and it is the ratios of their equivalent weight, right? तो ये स्टेटमेंट हो गया और ये उसका फॉर्मूला हो, बस इतना ही बेटा फैराडेज सेकंड लॉ। लिख दीजिए। हम अभी एक न्यूमेरिकल भी करेंगे जो आपको 4 मार्क्स में स्टेटमेंट के साथ न्यूमेरिकल भी पूछता है। देखो बेटा ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने। A solution of CuSO4 is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. What is the mass of the Cu copper deposited at the cathode? What is the mass of the copper deposited at the cathode? तो यहां पर देखिए बेटा आपका ये लिख के हो गया स्टेटमेंट, राइट। चलो आगे। तो आपको देखो यहाँ टाइम t इज इक्वल टू 10 मिनट्स दिया है बेटा, मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करा लो, ये आ गया आपको 600 सेकंड। करंट I इज गिवन एज 1.5 एम्पियर। बेटा उसने पूछा है मास निकालनी है, और अगर आपको मास निकालना है तो आपको ये मालूम होना चाहिए एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर होती है 63.5, और व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ए कॉपर इन कॉपर सल्फेट, तो बेटा वैलेंसी उसकी +2 आती है। तो अपना फॉर्मूला डाल दीजिए। व्हाट इज द फॉर्मूला बेटा, मास इज इक्वल टू एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी इनटू
करंट इन एम्पियर टाइम t इन सेकंड बाय 96,500 कूलम। कूलम का सी नहीं लिखे तो फर्क नहीं पड़ता। एटॉमिक वेट है 63.5 बाय वैलेंसी 2। करंट इन एम्पियर बेटा दैट इज कितनी आ रही 1.5 टाइम t इन सेकंड 600 सेकंड बाय 96,500 कूलम। आप निकाल लो मास ऑफ द सब्सटेंस इन द ग्राम, आपको आ जाएगा। दैट मीन्स इतना मास ऑफ कॉपर उस कैथोड के अंदर डिपॉजिट कर गया है। लिख लो बेटा, मैं डायरेक्ट वैल्यूज दे रहा हूं इसके, और आपको एग्जाम में ऐसी वैल्यू ही आएगी, राइट। 0.293 ग्राम इतना कॉपर अंडर द इलेक्ट्रोड डिपॉजिट कर गया है। बेटा अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो केमिकल काइनेटिक्स से आता है, वो आता है डेरिवेशन, दैट इज डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। बेटा ये जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर दोनों को मैं कंपैरिजन में सिखा दूंगा, आपको बहुत इजी हो जाएगा। अगर एक एक करके बताने जाओ ना तो डिफिकल्टी फेस होगी, लेकिन दोनों को कंपैरिजन में करेंगे ना तो इजी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। Derive the integrated rate equation for zero order and derive the integrated rate equation for the first order. बेटा एक आ रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन और एक आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब आप देख सकते हो बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कैसे कंसीडर करेंगे।
आर गिव्स राइज टू प्रोडक्ट, तो ब्रैकेट में लिखेंगे भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो जीरो ऑर्डर में माइनस ऑफ डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बाय डी टी, राइट, minus of d concentration of R by dt is equal to K into concentration of R की पावर 0। अभी आप फर्स्ट ऑर्डर पे आइए बेटा। अभी आ रहा R gives rise to product, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखता हूँ बेटा, ये हमारा एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, माइनस ऑफ डी स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ आर बाय डी टी इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर की पावर 1। आप बोलेंगे ये कैसे लिखे बेटा? देखिए, रिएक्शन जब जीरो ऑर्डर होती है तो आपका ये जो रिएक्टेंट होता है ना, वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है। डिक्रीज हुई तो आप क्या लगाओगे? माइनस। ये डी आर जो दिख रहा, मतलब ये चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट आर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। और इसको आप और एक वे में लिख सकते हैं बेटा, आर इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर की पावर 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर है। यहां पर भी वही लिखा, देखो, माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर की पावर 1, क्योंकि क्या है वो? फर्स्ट ऑर्डर है। अब हम जानते हैं बेटा, ये के इंटू आर की पावर 0, मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि आर की पावर 0 क्या होगी? 1। अब जहां पर है आपका के के साथ इसको ऐसा करो बेटा, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू माइनस ऑफ के डी टी। देखो, माइनस भी ले गया, डी टी को भी ले गया, तो ये आ गई मेरी इक्वेशन। अब इसको पे आ जाओ, कैसे आएगा? ये आएगा डी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू माइनस ऑफ के डी टी। देखो बेटा, क्या किया? आर को नीचे ले लिया, डी टी को ऊपर ले लिया, नेगेटिव साइन को उस तरफ ले लिया। बेटा ये मेरी बन गई इक्वेशन 1 और ये भी बन गई मेरी इक्वेशन 1। अब मुझे क्या करना है? देखो, ऑन इंटीग्रेशन, बेटा ऑन इंटीग्रेशन अबो इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स। भाई दोनों तरफ से अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करा लूं तो मुझे आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू टी प्लस आई। ये मुझे इंटीग्रेशन की इक्वेशन आ रही है, राइट बेटा? अब आप बोलेंगे सर आई क्या है? इट इज ए इंटीग्रेशन, इट इज ए कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज ए वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन कराऊंगा तो क्या आएगा बेटा? ऑन इंटीग्रेशन अबो इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स, तो आपको बेटा नेचुरल लॉग टू द बेस ई आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बाय, राइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू टी प्लस आई। बेटा ये दोनों के डिफरेंसेस बता दूं मैं क्या दे रहा है। पहले इसमें आपको क्या आ रहा है? वी आर गेटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, और सेकंड वाले में आपको जो आ रहा है बेटा इंटीग्रेशन से नेचुरल लॉग टू द बेस ई आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। अब यहां पर भी आपका ये जो आई है वो क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट ही है। तो आपको अभी भी डिफिकल्ट फील हो रही होगी ना बेटा, तो मैं आपको और क्लैरिटी दे दूं। मैंने ये दोनों चीज को आपको आजू बाजू इसीलिए लिखा के दिया क्योंकि इससे आपको क्या आएगा? क्लैरिटी आएगी कि आपको करना क्या है। जीरो ऑर्डर में देखो, रिएक्शन तो दोनों सेम ही है, फर्क कितना है? फर्स्ट ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर दे दो और जीरो ऑर्डर को जीरो ऑर्डर दे दो। बेटा जीरो ऑर्डर देंगे तो माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर की पावर 0, बट यहाँ पर क्या आएंगी बेटा? माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r by dt equal to k into concentration of r की पावर 1। दूसरा, भाई r की पावर 0 मतलब क्या आ गई? 1। अब
माइनस को ले जाओ k के साथ dt दे दो तो आपको ये आएगा। भाई यहाँ पर आर आर एक तरफ ले लो, आपको लग रहा है आर आर कैंसिल होता, नहीं बेटा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है, तो माइनस के इंटू डी टी और ये वाला आर नीचे आ गया। अगर आप इनकी इंटीग्रेशन कराओ तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ रही बेटा, आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। ये भी देखो आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई है, लेकिन आपने यहाँ क्या लगा लिए, एल एन, नेचुरल लॉग टू द बेस ई। क्यों? क्योंकि आपका डी आर बाय आर है, एल एन लगा दिए। यहाँ पर ओनली डी आर था तो आपने आर लगा दिया। यहाँ तक सही है बेटा, राइट। अब देखो इसके आगे करना क्या है, आपको कंसीडर करना है कि इनिशियल कांस्टेंट भी टेकन एज ए आर नॉट, ये आपको कंसीडर करना है। सो मैं लिख दूं बेटा एट टाइम t इक्वल टू 0 r शुड बी इक्वल टू आर नॉट। देखो अब क्या करना है बेटा, एट t इक्वल टू 0 concentration of r is equal to concentration of r naught। अब ये r क्या है, इट इज ए रिएक्टेंट। अब ये r naught क्या है बेटा, दिस r naught is the बेटा is the initial concentration of reactant। सही है, तो बोलेंगे भाई ये r क्या है, सर इट इज द concentration of reactant at टाइम t। टाइम t की वैल्यू r है और टाइम t इक्वल टू 0 r नॉट है। सही है बेटा, जब टाइम t 0 मतलब इनिशियली क्या लिए थे आपने, r नॉट, तो r क्या है, कुछ टाइम के बाद वो r नॉट बन गया r। तो अब ये r टाइम t इक्वल टू 0 की वैल्यू यहां डालो, क्या आएगी बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ kt प्लस i। दिख रहा बेटा, जहां पे आपको r था मैंने r की जगह क्या डाल दिया, r नॉट, राइट। अब आपको और एक चीज दिख रही होगी, टाइम t इक्वल टू 0 है तो बेटा ये k इंटू टी की जगह k इंटू 0 लगा दो, क्या रही, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r नॉट इज इक्वल टू i। बेटा ये जो i जो आ रहा है आपको, ये मेरी इक्वेशन 2 है, राइट। बेटा ये i की वैल्यू इक्वेशन 2 में डाल दो। नाउ substitute I in equation 2। बेटा I की वैल्यू इक्वेशन 2 में डालो, बोलो क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R। मतलब आप किसी भी चीज को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हो ना तो ऐसा बोला करो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट एंटिटी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू माइनस K इंटू T प्लस, बेटा I की जगह क्या डालू, R नॉट। आ गया। अब क्या हो गया, KT को यहां ले लो भाई, ले लिए, और ये आपका R नॉट तो R नॉट ही है, और ये R उधर गया तो माइनस ऑफ R आ गया। मतलब K इज इक्वल टू क्या आ रहा बेटा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t बाय t। आपका देखो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर हो गया। हम बोलेंगे दिस इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सही बेटा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलो उसको भी कंप्लीट कंटिन्यू करेंगे बेटा। आप यहां तक आ गए ना, यहां तक आ गए, देखो ln मतलब नेचुरल लॉग टू द बेस ई r इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, राइट। अब यहां भी ऐसे लिखेंगे, व्हाट सर एट टाइम t इक्वल टू 0 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r बिकम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r नॉट। भाई r नॉट क्या है, तो इट इज ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इट इज ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अच्छी बात है भाई, इसको अभी आप ये इक्वेशन 2 में डाल के देखो बेटा, तो क्या आएगा, मैं सही है ना, अब इसमें डाल के देखो क्या आएगा, ये आएगा ln r बिकम क्या आ गई बेटा, r नॉट, सही है, माइनस के इंटू 0 प्लस आई। तो इनडायरेक्टली बेटा आपको ln नेचुरल लॉग टू द बेस ई r नॉट इक्वल टू आई की वैल्यू आ गई।
अब इस आई की वैल्यू इक्वेशन 2 में डाल दो, राइट? तो मैं डालू बेटा, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ आई इन, कहां पर भाई, इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 2 में आई की वैल्यू ये वाली यहां डाल दूं तो क्या आएगा, नेचुरल लॉग टू द बेस ई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस आई के जगह एल एन नेचुरल लॉग टू द बेस ई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट। अब देखो इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको बेटा ऐसे लिखो, देखो एल एन आर, भाई ये प्लस है तो यहां आ गया तो माइनस एल एन आर नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। बेटा एल एन ए माइनस एल एन बी कैन बी रिटन एज एल एन ए बाय एल एन बी इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। अब ये आप जानते हो बेटा, के जो है वो वैसे ही रखो, ये टी को नीचे लेके आओ तो क्या आएगा बेटा, माइनस 1/t इंटू एल एन आर बाय आर नॉट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बाय, ये गलत हो रहा क्या, व्हाट वी गॉट बेटा, एल एन आर नॉट, राइट? एट टाइम t इक्वल टू 0 आर बिकम आर नॉट है ना, तो आर बिकम आर नॉट क्या होगा बेटा, आर बिकम आर नॉट मतलब एल एन आर नॉट, एल एन आर नॉट इक्वल टू आई। तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या थी बेटा, एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट। एल एन आर माइनस एल एन आर नॉट, तो के इक्वल टू 1/t, के इक्वल टू, ये आ गया बेटा। ये नेगेटिव टर्म को अगर मुझे चेंज करवाना है, इस नेगेटिव को, तो आप क्या कर सकते हैं मालूम, नेगेटिव को पॉजिटिव बना लो और एल एन में आर बाय आर नॉट को क्या करा लो बेटा, आर नॉट बाय आर। अब ये आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गया। देखो क्या किया आपने, आर बाय आर नॉट था तो नेगेटिव था ना, आर नॉट को ऊपर ले लो, आर को नीचे ले लो, तो आपका नेगेटिव का पॉजिटिव बन गया। तो अब ये आ गया, दिस इज ए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, दिस इज इंटीग्रेटेड, क्या आ गया बेटा, रेट इक्वेशन फॉर कौन सी ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा मैं चाहूंगा इसको आप नोट डाउन भी करना और इसको प्रैक्टिस भी करना, क्योंकि मैंने आपको डिफरेंस में करा के दिया तो जल्दी याद हो जाएगा। 10 मिनट लगेगा टाइम, पर याद दोनों भी हो जाएंगे, राइट? तो मैं बोलते रहूंगा, आप लोग लिखते रहिए बेटा। आर गिव्स प्रोडक्ट, आर गिव्स प्रोडक्ट, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, माइनस डी आर बाई डी टी, माइनस डी आर बाई डी टी, के इंटू आर की पावर 0 क्योंकि जीरो ऑर्डर है, के इंटू आर की पावर 1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। बेटा आर की पावर 0 मतलब 1 हो गया तो ओनली के बच गया। अब माइनस और dt उस तरफ ले जाओ, माइनस के dt बचा क्या, डी आर। और यहाँ पर देखो बेटा, आर आर एक तरफ ला लो, माइनस dt एक तरफ ले जाओ, माइनस के dt, इक्वेशन 1 ये होगी, इक्वेशन 1 ये भी होगी। अगर इस इक्वेशन 1 को अपन इंटीग्रेशन करा ले दोनों तरफ से तो आपको आएगा r इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। और अगर इसको इंटीग्रेशन करा लो दोनों तरफ से तो एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। ये याद ही करना है बेटा इक्वेशन 2। फिर आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, आर नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर इज ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। यहाँ पर भी वही है बेटा, आई इज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट, आर नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब अपन क्या करें, टाइम टी इक्वल टू 0 में आर आपका क्या था, आर नॉट, तो भाई जहां आर है वहां आर नॉट डालो, माइनस ऑफ के, टी की जगह 0 डालो प्लस आई, तो आई की वैल्यू आ गई आर नॉट, और इस आई की वैल्यू आर नॉट आपने इक्वेशन 2 में डाल दो। देखो सब्स्टिट्यूट आई इन इक्वेशन 2, तो आर सही है, माइनस के टी सही है, प्लस आई की जगह क्या डालो बेटा, आर नॉट। अब क्या होगा, के टी यहाँ आ गया तो माइनस का प्लस, आर वहां गया तो प्लस का माइनस, और टी को नीचे ले लो, के इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाई टी,
दिस इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर व्हाट, जीरो ऑर्डर। अब यहाँ जाओ, एट टाइम t इक्वल टू जीरो आर बिकम आर नॉट, राइट। तो देखो ln r माइनस के इंटू टी, मतलब के इंटू जीरो प्लस आई की वैल्यू आ गई ln r नॉट, और इस i की वैल्यू ln r नॉट को इक्वेशन 2 में डाल दो तो आपको ln r भी आ गया, माइनस के टी भी आ गई, और i के जगह बेटा ln r नॉट भी आ गई। अब ये प्लस ln r नॉट इस तरफ आ गया तो माइनस हो जाएगा, राइट, इक्वल टू माइनस के टी था। भाई क्या करो, के को वही रखो, नेगेटिव ला लो, टी को भी नीचे ला लो, माइनस वन बाई टी ln r बाय आर नॉट। अब ये माइनस को प्लस करा लो तो r बाय आर नॉट बिकम r नॉट बाय r हो गया, एंड हेंस इट इज ए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बना लो, ये आपको केमिकल काइनेटिक्स से पूछता है 4 मार्क के लिए, पॉसिबिलिटी क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार पूछा भी गया। सो वी हैव टू बी रेडी विद दिस वन आल्सो, कि व्हाट इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर एंड व्हाट इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। तो देखो डिफरेंस में याद कर लिए तो जल्दी हो जाएगा, और इसे लिख भी लो आप। हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें पूछता है डिफाइन एड्सॉर्प्शन एंड गिव द डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल एंड द केमिकल एड्सॉर्प्शंस। हमेशा पूछता यही है बेटा कि डिफाइन द एड्सॉर्प्शंस एंड राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल एंड द केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन के डिफरेंसेस क्या है वो बताना है, और एड्सॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या है वो बतानी है। ये 4 मार्क के लिए आता है बेटा, 4 मार्क्स। पहले आप ये लिख लो, हम वो भी कर लेंगे। चलो हो गया, राइट बेटा। अब आएगा सरफेस केमिस्ट्री के एससीक्यूज बेटा, जो सरफेस केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। बेटा अब जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा डिफाइन एड्सॉर्प्शन, डिफाइन एड्सॉर्प्शन
and give differences between फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। अगर आपको डिफरेंसेस पूछा तो डिफरेंसेस लिख दो, अगर आपको फिजिकल केमिकल को अलग अलग से पूछा तो फिजिकल के 5 पॉइंट, केमिकल के 5 पॉइंट अलग अलग लिख दो, तो दोनों काम आ जाएंगे। बेटा क्या मैं आपको एक्चुअल में एड्सॉर्प्शन का एक्चुअल मतलब सिखा दूं कि क्या होता है? देखो, अगर हमारे पास में एक वेसल के अंदर पानी भरा हुआ है, वेसल में पानी ले लो, किसी ऐसे वेसल के अंदर, और स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज को उस पानी उस वेसल के अंदर में डाल दो और डाल के निकालो, क्या हो गया बेटा? क्या उस स्पॉन्ज के ऊपर में पानी है कि अंदर में चले गया? अंदर चले गया, ऊपर में नहीं रहता। स्पॉन्ज को अगर आप पानी के अंदर डालो, निकालो ना, पानी ऊपर नहीं रहता, स्पॉन्ज के अंदर चले गया। बेटा जो चीज अंदर चलेगी वो होती ए बी एब्जॉर्प्शन। लेकिन उस वेसल में जो पानी ली है, ये पेन ले लो प्लास्टिक वाला पेन, उसमें डुबो लो, डुबा दी है और आप निकालो, क्या बेटा पानी अब ये पेन के सरफेस में कि अंदर चले गया? सरफेस में है, ये हो गया एडी एड्सॉर्प्शन। फर्क समझ में आया? तो बेटा एड्सॉर्प्शन मतलब सरफेस फिनोमिना होता है और एब्जॉर्प्शन मतलब बल्क फिनोमिना हो गया, राइट? ये लिख दिया बेटा आपने, राइट। तो अब मैं आपको यहां पर दे रहा हूं कि व्हाट इज एड्सॉर्प्शन, मतलब एड्सॉर्प्शन की एक डेफिनेशन दूंगा, तो साथ में उस एड्सॉर्प्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है बेटा फिजिकल और एक होता है केमिकल, उसके दोनों टाइप भी सीख लेंगे। एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल। बेटा एड्सॉर्प्शन की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? एड्सॉर्प्शन it is a surface phenomena right, it is a surface phenomena in which gas or liquid molecules accumulate, मतलब जमा होना, एग्रीगेट होते, गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट कहां पर बेटा? ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। या तो सॉलिड के सरफेस में एक्यूमुलेट होंगे या तो लिक्विड के सरफेस पे एक्यूमुलेट होंगे। जैसे कि देखो बेटा, ये मेरे पास एक सॉलिड का पार्टिकल है और इस सॉलिड के पार्टिकल में ऐसे गैस मॉलिक्यूल जमा हो गए, सरफेस पे जमा हो गए। हो सकता है ये पानी है, पानी के ऊपर में डस्ट पार्टिकल जमा हो गया, तो बेटा लिक्विड के सरफेस में भी पार्टिकल जमा हो सकते हैं। दैट मीन्स या तो गैस मॉलिक्यूल या तो लिक्विड मॉलिक्यूल कहां पर जमा हो गए बेटा? एक्यूमुलेट हो गए ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड is called, है ना, it is a surface phenomena in which gas or liquid molecule accumulate on the surface of solid or liquid is called, सही है ना बेटा, is called adsorption। तो पहला आपने डेफिनेशन डाल दी कि व्हाट इज एडसॉर्प्शन, सही है बेटा? ये इसको आप क्या बोलेंगे? ये वाले मॉलिक्यूल्स, भाई ये गैस के भी हो सकते हैं या लिक्विड के भी हो सकते हैं। भाई ये क्या सॉलिड भी हो सकती है या लिक्विड की सरफेस भी हो सकती है। ये पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे एड्सॉर्प्शन। मॉलिक्यूल अंदर नहीं आएगा, ऊपर ही रहेगा, दिख रहा है आपको? दे आर द सरफेस फिनोमेना। तो लिख दो बेटा पहले ये डेफिनेशन, हम लोग डिफरेंसेस भी कर लेंगे।
डाउट? तो बेटा अभी हम एक काम करेंगे, अब इसके डिफरेंसेस फिजिकल केमिकल वो देख लेंगे, और जो बच्चों को डाउट होगा बेटा प्लीज रेज योर हैंड, आई विल डिस्कस डाउट विथ यू, राइट? तो डिफरेंसेस क्या है देखो यहाँ पर बेटा, एक होगा फिजिकल एड्सॉर्प्शन करके, बहुत आसान है, और एक होगा केमिकल एड्सॉर्प्शन। एक आएगा फिजिकल एड्सॉर्प्शन और दूसरा आएगा केमिकल एड्सॉर्प्शन। देखो बड़े आसान है बेटा, ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा, जस्ट देखे तो भी याद आ जाएगा। सबसे पहले राइट, फिजिकल एड्सॉर्प्शन मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं ना सरफेस में, दे आर रिटेन ऑन द सरफेस ड्यू टू वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब इस मॉलिक्यूल्स और ये सरफेस का जो अट्रैक्शन है बड़ा वीक है, तो हम लिखेंगे बेटा इट हैज वीक वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब आपको जो गैस के मॉलिक्यूल सरफेस पे दिख रहे वो वाले, राइट? सो इट इज ड्यू टू लिखे तो और भी अच्छा हो जाएगा बेटा, इट इज ड्यू टू वीक वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन कैसा होता है बेटा? इट इज रिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल वाले है ना, इट अकर्स एट लो टेम्परेचर होते हैं, मतलब टेम्परेचर कम रहेगा तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होगा। मतलब फिजिकल एड्सॉर्प्शन बेटा इट विल बी इंक्रीजेस बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर, या इट विल बी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बताने का मतलब है बेटा फिजिकल एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट टेम्परेचर बढ़ा लो फिजिकल एड्सॉर्प्शन कम हो गया, टेम्परेचर कम करा लो फिजिकल एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा। सो इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। और इस केस में जो एंथैल्पी होती है बेटा एड्सॉर्प्शन की, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो। तो देखो टेम्परेचर भी लो, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन भी लो, और ये एड्सॉर्प्शन डिक्रीज करेगी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, और इट इज ड्यू टू वीक वैन डेर वाल फोर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। बेटा इसका अच्छा एग्जांपल ये है कि एड्सॉर्प्शन ऑफ H2 गैस कहां पर बेटा? ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। अब यहाँ पर सॉलिड डिपेंड करेगा कि आपका फिजिकल है या केमिकल है, तो एड्सॉर्प्शन ऑफ H2 गैस कहां पर करा रहे हो? ऑन चारकोल। तो ये बन गया आपका फिजिकल। भाई केमिकल एग्जैक्टली अपोजिट, इट इज ड्यू टू, क्या लिखेंगे बेटा? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। मतलब आपका ये जो गैस है ना एड्सॉर्बेट और सॉरी एड्सॉर्बेंट और ये एड्सॉर्बेट, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है इट शुड बी ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब मैंने दो नए नए वर्ड बोल दिया, एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, वो हम आगे बढ़ लेंगे। सेकंड बेटा ये आएगा, ये रिवर्सिबल है, तो आप क्या लिखेंगे? इट इज एन बेटा इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इट अकर्स एट लो टेम्परेचर का मतलब होगा बेटा इट अकर्स एट हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर के बजाय क्या आएगा बेटा? वो हाई टेम्परेचर। ये क्या कर दिया? इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या करेंगे बेटा? इट विल बी इंक्रीजेस ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन जो लो लिखे, अब क्या कर दो बेटा, ये वाली एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगी? हाई होगी। एग्जाम्पल देखो, एड्सॉर्प्शन ऑफ H2 गैस ऑन चारकोल था, ये भी वही है, बस आपको इतना ही चेंज कराना है कि एड्सॉर्प्शन ऑफ H2 गैस ऑन निकिल, मतलब Na के सरफेस पे एड्सॉर्प्शन करा लिए तो केमिकल हो गई, और चारकोल के सरफेस पे H2 गैस को एड्सॉर्ब करा लिए तो फिजिकल हो गई। कितने आसान है बेटा, 5 पॉइंट है।
1 2 3 4 5, वो भी कितने 5, राइट। चलो बेटा, जो बच्चों को डाउट है प्लीज रेज योर हैंड एंड आई विल अनम्यूट देम एंड आई विल टेक देयर डाउट्स। बेटा जो बच्चों को डाउट है प्लीज आप हैंड रेज कर लीजिए। Good morning, sir. Hello. हाँ हेलो, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। Sir, I'm having a question that, sir, this define absorption is about in first year, no, sir? आई डिडंट गॉट यू बेटा। Sir, आप जो ये define absorption जो ये क्वेश्चन समझाए ना सर, हाँ ये फर्स्ट ईयर का है ना? नहीं बेटा, ये सरफेस केमिस्ट्री सेकंड ईयर का है। सेकेंड ईयर का है सर? अच्छा। सरफेस केमिस्ट्री सेकंड ईयर में है ना, जी वहां सर। का है बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। या ओके बेटा।